नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई विल बी डिस्कसिंग न्यू सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 और हम एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के इफेक्टिव होने से पहले पहले दैट यस वी हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ दिस एक्ट की नॉलेज तो पहले से ही है क्योंकि कंटेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दैट इज अबाउट चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चैप्टर 6 बात करता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम की। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहती हूँ दैट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 68 टू 69 डी को ये चैप्टर 6 जो है वो रिप्लेस कर रहा है और सेक्शन 68 टू 69 डी की जगह अब ले ली है सेक्शन 101 से 106 ने। As we are very much aware about this fact that section 68 to section 69D deal करते थे unexplained credits, unexplained investments, assets और expenditure etc. के साथ सेक्शन 102 टू सेक्शन 106 भी इन्हीं चीजों के साथ डील कर रहा है। तो फर्स्ट वी विल बी हैविंग टेक ऑन सेक्शन 101 which is an umbrella section which is taking into consideration that in computing the total income of an assessee there should be included all income on which no income tax is payable under chapter 17 पार्ट ए सब पार्ट 4। तो ये जो चैप्टर की रेफरेंस ली गई है ना, ये चैप्टर अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और एसेट्स की बात करता है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली सेक्शन 102 पे जो कि रिप्लेस किया गया है विद सेक्शन 68। सेक्शन 68 की जगह अब सेक्शन 102 आ गया, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 102 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या कहता है। Where any sum is found credited in the books of accounts maintained by assessee for any tax year and the assessee offers no explanation about the nature and source of such credit or the explanation offered by assessee is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, then the sum so credited shall be charged to income tax as income of assessee of that tax year। सबसे पहली चीज आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स ईयर वर्ड का यूज किया गया है, तो सारे जो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो सारी जो लैंग्वेज थी वो हटा दी गई है, उसकी जगह टैक्स ईयर का यूज कर लिया गया है। और सेक्शन 102 कहता है अगर किसी असेसी ने टैक्स ईयर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ऐसा अमाउंट क्रेडिट किया है जिस क्रेडिट के नेचर और स्कोप की एक्सप्लेनेशन जो असेसिंग ऑफिसर को नहीं दे पा रहा और जो एक्सप्लेनेशन ऑफर भी कर रहा है वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जो अमाउंट क्रेडिट किया गया होगा दैट शैल बी चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर दैट टैक्स ईयर, तो वो आपकी उस साल की इनकम बन जाएगा। पैराग्राफ 2 पे आते हैं। इफ द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग, अगर आपने ये सम लोन या बोरोइंग के फॉर्म में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया है, एक्सप्लेनेशन जो असेसी ऑफर कर रहा है उसको तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा जब तक ए पॉइंट क्या कह रहा है, द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ सच असेसी ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच सम सो क्रेडिटेड। जिसके नाम पे आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लोन या बोरोइंग स्टैंड किया है, अगर वो पर्सन अपने उस लोन या बोरोइंग का नेचर या स्कोप नहीं क्लियर कर पा रहा तो उस केस में भी वो आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री एंड, अब ये वाला क्लॉज तो आपको फुलफिल करना ही है, साथ में एंड का मतलब हो गया दैट ये भी आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इसमें इंक्लूसिव है। सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, आपने जो ऊपर सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन दी थी असेसिंग ऑफिसर को वो भी सेटिस्फैक्ट्री अगर होगी तो ये दोनों पॉइंट कंबाइंड होके आपकी इनकम में इस इनकम को ऐड होने से रोक सकते हैं। पैराग्राफ 3 की बात करें तो इफ द असेसी इज अ कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती, अगर उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट क्रेडिट हुआ है इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या शेयर एप्लीकेशन मनी या किसी भी ऐसे नाम से, तो एक्सप्लेनेशन जो ये कंपनी असेसिंग ऑफिसर को देगी तब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी जब तक person being a resident in whose name such credit is recorded in the book of such company, रेजिडेंट इन इंडिया है वो पर्सन और जिसके नाम पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट क्रेडिट किया गया है वो एक्सप्लेनेशन देगा अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द मनी जो उसने एज अ शेयर एप्लीकेशन दी है कंपनी को,
एंड बी जो पॉइंट है वो कह रहा है सच एक्सप्लेनेशन इन ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। तो ऊपर जो आपने सबसेक्शन 1 में असेसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, उसकी रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री होगी। तो फोर्थ पैराग्राफ कहता है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 और 3 शैल अप्लाई। 2 और 3 में जो बात की गई है वो किन केसेस में अप्लाई नहीं होगी? इफ द पर्सन इन हुज नेम सम रेफर टू इन दोज सबसेक्शन, इन सबसेक्शन में जिस पर्सन की बात की गई है यानी जिसके नाम पर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट खड़ा किया है इज अ वेंचर कैपिटल फंड, या तो वो वेंचर कैपिटल फंड है या वेंचर कैपिटल कंपनी है। तो इन दोनों के केस में हम ये सेकंड और थर्ड जो सबसेक्शन है उनकी प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज जो आपने शायद नोट करी हो दैट वी हैव हर्ड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म दैट सब सेक्शंस क्लॉजेज सब क्लॉजेज को राइट ऑफ कर दिया गया है, यानी कि उनको वाइप आउट कर दिया गया है, अबॉलिश हो गए हैं। अब मेजर सेक्शन जो है उसकी रेफरेंस ली जाएगी। लेकिन एज आई एम रीडिंग इट आउट तो यहाँ पर जो ये सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 ये रेफरेंस ली गई है, ये तो सेक्शन 102 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ये ऐसे ही रीड आउट करने हैं, या कैसे इसको पढ़ा जाएगा दैट पैराग्राफ 1 2 3 है या क्लॉजेस 2 3 है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी भी ये अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है, बिकॉज इनकम टैक्स बिल ही पक्का होके जब एक्ट बनेगा तो यही सारे सेक्शंस जो हैं, यही सारे क्लॉजेज एक्चुअली, जब तक इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स एक्ट नहीं बन जाता, ये दीज वुड बी रेड एज क्लॉजेज। तो यही सारे क्लॉजेज जो हैं वो सेक्शंस बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस ली गई है वर्डिंग में भी सब सेक्शन की ली गई है, इट मीन्स कि सब सेक्शंस आर स्टिल एग्जिस्टिंग। So basically this is a point of question mark actually. Let's talk about the major section. पहले हम थोड़ा सा अपने आप को सशक्त कर लें दैट हमें मेजर सेक्शंस आते हैं, then we will be diving deep into the subsections. नेक्स्ट जो सेक्शन है 103 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब देखिए 19 बार बार दिमाग में आ रहा है क्योंकि 1961 इतना ज्यादा कहने की आदत पड़ गई है ना दैट 2025 की जगह भी 19 बार बार निकल रहा है। सेक्शन 103 ऑफ 2025 क्या कहता है? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये जो सेक्शन है ये पुराने 1961 में सेक्शन था 69A, तो इसको रिप्लेस किसने कर दिया? 103 ने। सेक्शन 103 क्या कहता है? अगर किसी टैक्स ईयर में असेसी ने इन्वेस्टमेंट की है जो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड की, अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, या असेसिंग ऑफिसर ने ये चीज पाई है दैट ये जो इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई है उसका अमाउंट बहुत कम है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, तो उस केस में where the investment is found recorded the assessee offers no explanation। अगर assessee के पास कोई explanation नहीं है about the nature and source of such investment, या फिर जो difference है between the investment actual made and recorded in book of account, तो उस केस में जो एक्सप्लेनेशन ऑफर की गई है बाय असेसी वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है असेसिंग ऑफिसर की के लिए, तो देन द वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई है और सच एक्सेस अमाउंट जो रिकॉर्ड नहीं की गई लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इसकी वैल्यू इतने से ज्यादा होनी चाहिए थी, दैट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ असेसी ऑफ दैट टैक्स ईयर। तो जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट की है उस साल में वो आपकी उस इनकम में ऐड हो जाएगा। डन। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 104। अब ये रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 69B को, अनएक्सप्लेन्ड एसेट को। अगर किसी टैक्स ईयर में आपने यानी कि एसएससी ने कोई एसेट ओन्ड की है या आपसे बिलोंग कर रही है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, या असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स दैट द अमाउंट ऑफ सच एसेट एक्सीड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन सच बुक ऑफ अकाउंट, जितना एसेट का अमाउंट आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं एक्चुअल में उस एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, देन इन दैट केस उस केस में जो ऑफर कर रहा है एक्सप्लेनेशन असेसी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन द आइज ऑफ असेसिंग ऑफिसर, और ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफर ही नहीं कर पा रहा अबाउट द नेचर एंड सोर्स की कहाँ से
आपने ये एसेट एक्वायर किया है या एक्सेस अमाउंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑफर नहीं कर पा रहा, तो इस एसेट की जो वैल्यू है या एक्सेस अमाउंट की जो वैल्यू है एज द केस में बी शेल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द असेसी, उस टैक्स ईयर की इनकम कंसीडर कर ली जाएगी जिस टैक्स ईयर में ये आपने ओन की है या जिस टैक्स ईयर में वो आपको बिलोंग कर रही है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए एसेट में मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिटल एसेट और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 105 ऑफ इनकम एक्ट 2025। तो सेक्शन 105 जो है वो रिप्लेस करता है 69C को। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर असेसी ने किसी टैक्स ईयर में इनकर किया, असेसी उसके सोर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। अब यहाँ पे नेचर वर्ड तो निकल गया, अबाउट द सोर्स की ये जो खर्चा किया है ये आपने किया कहाँ से, ठीक है, या पूरा खर्चा या पार्ट देयर ऑफ की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, या जो एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, तो अमाउंट जो आपने एक्सपेंडिचर में किया है या पार्ट देयर ऑफ किया है शैल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द असेसी फॉर दैट टैक्स ईयर, जिस साल में आपने खर्चा किया था उस साल की इनकम में ये ऐड कर दिया जाएगा। अब इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन दी गई है, ये टू मतलब अब ये सब सेक्शन 2 है या पैराग्राफ 2 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की। अब यहाँ पर आप देखिए ई रिस्पेक्टिव वर्ड यूज हो गया, तो आपने मेजरली सुना होगा ई रिस्पेक्टिव वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रादर देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग या सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। तो अब ई रिस्पेक्टिव ये वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी और प्रोविजन के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। द अमाउंट डीम्ड एज इनकम इन सबसेक्शन 1, अब अगेन यहाँ पे सबसेक्शन 1 आया। अब सबसेक्शन 1 किसका, 105 का, 105 का सबसेक्शन 1 जो है शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस एक्ट। अब वो एक्सपेंडिचर जो है जो आपकी इनकम बना दिया गया है वो इस एक्ट में एज अ डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो ये सब सेक्शन 1 यूज किया गया है वर्ड ना, ये सब सेक्शन 1 है इन रेफरेंस ऑफ सेक्शन 105 का सब सेक्शन 1, और ई रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये भी इन रेफरेंस टू सेक्शन 105 बोला गया है। अमाउंट डीम्ड एज इनकम, जिसको आपने सबसेक्शन 1 में इनकम मान लिया उसको शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में आपको किसी और सेक्शन के अंडर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड 106 जो कि रिप्लेस कर रहा है हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 69D को, जो बात क्या करता है, वेयर एनी अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयर ऑफ, अगर कोई भी ऐसा अमाउंट जिसमें हम इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके लेंगे, इज बोरोड और रीपेड थ्रू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपने बोरो किया है या रीपे किया है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमिजरी नोट या हुंडी, अदर देन एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक के जरिए आपने बोरो या रीपे नहीं किया, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए रीपे या बोरो किया है, और थ्रू एनी मोड एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ, या बोर्ड ने अगर इस बिहाफ में कोई और मोड प्रिस्क्राइब किया है उसमें आप बोरो या रीपे नहीं कर रहे हैं, देन द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड, जो अमाउंट आपने बोरो किया होगा या रीपे किया होगा ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या हुंडी, दैट शैल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग और रीपेइंग एज द केस में बी, जो पर्सन बोरो कर रहा है या रीपे कर रहा है उस पर्सन की ये इनकम बन जाएगा उस टैक्स ईयर की जिस टैक्स ईयर में आपने अमाउंट बोरो या रीपे किया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ये सबसेक्शन 2 पे आए, अब एज इसको मैं सबसेक्शन क्यों पढ़ रही हूँ क्योंकि रेफरेंस ऊपर सबसेक्शन की ली गई है, वेयर द अमाउंट बोरोड अंडर सबसेक्शन 1, अगेन वेयर द अमाउंट बोरोड अंडर सबसेक्शन 1, जो अमाउंट आपने 106 सबसेक्शन 1 में बोरो किया है, दैट हैज बीन डीम टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन, वो इनकम माना जाएगा किसी भी ऐसे पर्सन की, सच पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू बी असेस्ड अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट अंडर दैट सबसेक्शन ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट, यानी बोरोइंग के टाइम पे अगर आपकी वो इनकम कंसीडर कर ली गई है तो जब आप उस अमाउंट को रीपे करेंगे तो दोबारा से आपकी वो इनकम एड बैक नहीं की जाएगी आपकी इनकम में, क्योंकि एक बार बोरोइंग के टाइम पे वो एड बैक हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस की है सेक्शन 102 जो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट की बात करते हैं, 103 जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 104 जो अनएक्सप्लेन्ड एसेट की बात करते हैं, 105 जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, और 106 जो
बोरोड या रीपेड ऑफ मनी ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो इन सब केसेस में आपकी जो इनकम होगी फॉर दैट टैक्स ईयर, उसमें ये इनकम भी असेस की जाएगी। अब यहाँ पर जो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, ये है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन विच इज सेक्शन 107। 107 जो है वो चार्ज ऑफ टैक्स की बात कर रहा है। चार्ज ऑफ टैक्स का मतलब क्या हो गया? इनकम रेफर टू इन सेक्शन 102 टू 106, 102 से लेके 106 तक जिन इनकम्स की बात की गई है, शैल बी चार्ज टू टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195। अब समझदार को इशारा काफी है। सेक्शन 68 से सेक्शन 69 डी की जो इनकम थी, उसकी टैक्सेबिलिटी डिफाइन करता था सेक्शन 115 बीबीई। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेक्शंस हैं 102 से 106, जो कि सेम कंटेक्स्ट को कवर कर रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स, अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स को, तो उस केस में ये सेक्शन की चार्जेबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 195। तो इसका क्या मतलब हुआ? 115 बीबीई रिप्लेस कर दिया गया है विद सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। So this is done with today's video where we have learned another 6 sections of Income Tax Act 2025, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बहुत से सेक्शंस को अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। तो इट इज एडवाइजेबल दैट काइंडली जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम रिवीजन कर रहे हैं वैसे वैसे आप उन सेक्शंस के साथ आप अपने दिमाग में रखते जाइए दैट सेक्शन 68 टू सेक्शन 69 डी को अब थोड़ा सा साइड में रखेंगे। सेक्शन 102 से सेक्शन 106 को हम अडेप्ट करेंगे। ठीक है। विद दिस आई विल बी रैपिंग अप टूडेज सेशन एंड आई विल बी हाईली इंसिस्टिंग दैट काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू जेन्यूनली लाइक द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। नमस्कार।